हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोगों का मार्च सड़कों पर उतरे। दोस्तों 80 लाख लोग, आप इमेजिन कर सकते हैं 80 लाख लोगों की मात्रा में, संख्या में लोगों ने मार्च किया है। दोस्तों 3300 जगह हुआ बड़ा प्रदर्शन। बताएंगे अमेरिकी लोग क्या चाहते हैं, आखिर क्यों अचानक उतर आए ट्रंप के खिलाफ। क्या आप इस्तीफा देंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या अपने पद को छोड़ेंगे, क्या पद छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी और अचंभे वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों, एक्सक्लूसिव जानकारी उधर आपको बताएंगे। साथ ही साथ रातों रात ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पर कर दिया बहुत बड़ा अटैक। जहरीले रिसाव की बहुत बड़ी चेतावनी। आनन फानन में नेतन्याहू ने लोगों को दिया आदेश, कह दिया घर में ही रहे और खिड़कियां बंद कर ले। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस ईरान के इतने बड़े अटैक की क्या है कहानी। दोस्तों उधर इतना ही नहीं, ईरान के हमले से 2 टुकड़ों में बट गया अमेरिका का अवैक्स एयरक्राफ्ट। जी हाँ, सामने आई सऊदी अरबिया एयरबेस से इसकी पहली तस्वीर, जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। वहीं आपको बताएंगे आखिरकार ईरान में घुसेगी अमेरिका की सेना। ईरान की इस ताबूत वाली धमकी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या फैसला लिया दोस्तों, वो जानना बेहद जरूरी है। साथ ही बताएंगे मौजूदा खामेनेई यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर का फिर एक और संदेश आया, लेकिन दोस्तों इस बार भी उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों वो दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं, तो वहीं आपको बताएंगे एलपीजी संकट के बीच पेट्रोल पंप से केरोसिन को लेकर भारत की मोदी सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। राशन वाला केरोसिन अब पेट्रोल पंप पर भी मिलेगा, लेकिन इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्यों मोदी सरकार ने लिया केरोसिन को लेकर बड़ा फैसला, जबकि इसको बंद कर दिया गया था। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर। अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3300 से भी ज्यादा जगहों पर यह प्रदर्शन आयोजित किए गए। आयोजकों ने बताया कि अक्टूबर में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख ज्यादा लोग शामिल हुए और लगभग 600 ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए और उन्हें पद से हटाने की बहुत बड़ी मांग कर दी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये 80 लाख लोगों ने ट्रंप को पद से हट जाने के लिए रैली निकाली। दोस्तों कह दिया कि ट्रंप इस लायक नहीं है कि वो राष्ट्रपति पद पर बैठे, उसको तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और 80 लाख लोगों की संख्या कम नहीं होती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से ईरान पर अटैक किया है दोस्तों अमेरिका ने, अमेरिकन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ट्रंप ऐसा करें। आपको बता दें, आयोजकों ने बताया कि अक्टूबर में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख ज्यादा लोग शामिल हुए हैं और लगभग 600 से भी ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की नीतियों से काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए हैं और उन्हें पद से हटाने की बहुत बड़ी मांग कर दी है। ट्रंप के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। पहला बड़ा प्रदर्शन जून 2025 में आयोजित किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में दूसरा प्रोटेस्ट हुआ, जबकि तीसरा प्रोटेस्ट 28 मार्च यानी परसों हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका की जनता, हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा देर तक कुर्सी पर रहने देगी। जिस हिसाब से ये पिक्चर सामने आ रहे हैं दोस्तों, संख्या लोगों की सामने आ रही है, इससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी अब किसी भी प्रकार से ट्रंप को राष्ट्रपति पद से नीचे उतार कर ही फेंकेगी। क्या है आपकी इस पर राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। 80 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। लगता है कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, अमेरिका में तख्ता पलट होने जैसी स्थिति खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्या है इस पर आपकी राय, भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन कौन कौन ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पद पर से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो भी ऐसा चाहते हैं वो कमेंट में ट्रंप मस्ट बी रिजाइंड अवश्य लिखेगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग या कौन कौन डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल से खुश
खुश हैं या नाराज हैं, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान ने कर दिया इजराइल के केमिकल प्लांट पर बड़ा अटैक, जहरीले रिसाव की बड़ी चेतावनी, साथ में लोगों को घरों में रहने के दे दिए गए आदेश। बता दें ईरान ने दक्षिण इजराइल में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइली हमला कर दिया, जिससे प्लांट में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में जहरीले रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। हमला नियोत होवाब इंडस्ट्रियल जोन में हुआ है, जो बियरशेवा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित है। हमले के बाद अधिकारियों ने आसपास के लोगों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है, क्योंकि प्लांट में खतरनाक रसायन मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वही जानकारी ये भी है कि ईरान के हमले से 2 टुकड़ों में बढ़ गया अमेरिका का अवैक्स एयरक्राफ्ट। दोस्तों सामने आई सऊदी अरबिया से इन तस्वीर ने अमेरिका की हालत खराब कर दी। दोस्तों पूरी दुनिया में उनके मिसाइलों की हथियारों की किरकिरी करवा दी। बता दें ईरान ने दावा किया कि उसने सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान एक अमेरिकी विमान को भारी नुकसान पहुंचाया है। खबरों के अनुसार ये हमले प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए, जहां अमेरिका का E-3 एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवैक्स दूसरे डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात था। ईरान के हमले में अवैक्स 2 टुकड़ों में बढ़ गया और उसका पूरा ढांचा तबाह हो चुका है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। सिर्फ अगला और पिछला हिस्सा ही बचा हुआ है। ईरान की प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में स्थित अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के कथित तौर पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 29 हमलावर ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए किए गए इस जोरदार हमले में कम से कम 10 अमेरिकी कर्मचारी घायल हुए, जिसमें से 2 की हालत काफी गंभीर है। हालांकि इस हमले को लेकर हमेशा की तरह अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंट्रकॉम ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया दोस्तों, लेकिन ये तस्वीरें एकदम सच्चाई बयां करती दिखाई दे रही हैं कि ईरान ने वाकई में अमेरिका की हालत खराब कर रखी है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें उधर अमेरिका को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां जापान में 48 F-35 फाइटर जेट्स तैनात करेगा अमेरिका। ईरान युद्ध के बीच लिया बहुत बड़ा फैसला, चीन रशिया उत्तर कोरिया की बढ़ा दी इसने टेंशन। दोस्तों अमेरिका ने एशिया में चीन नॉर्थ कोरिया और रशिया के नजदीक अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी वायुसेना ने उत्तरी जापान में स्थित मिजावा एयरबेस पर अपने 5 हैवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पहले परमानेंट F-35A को तैनात करना शुरू कर दिया है। मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार इन 48 फाइटर जेट की तैनाती मिजावा एयरबेस पर तैनात 4थी पीढ़ी के 36 पुराने F-16 CJ की जगह पर की जा रही है। 5 हैवी पीढ़ी के नए लड़ाकू विमानों की यह तैनाती पूर्वी एशिया में स्थायी रूप से तैनात अमेरिकी वायुसेना के सबसे बड़े फाइटर जेट्स के समूह का प्रतिनिधित्व करेगी, जो अमेरिकी वायुसेना के कॉम्बैक्ट ताकत को और ज्यादा बढ़ा देगी। दोस्तों विशेष तौर पर चीन उत्तर कोरिया और रूस के दूर पूर्वी इलाके के नजदीक। तो उधर आपको बता दें उधर ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी USS जॉर्ज बुश रवाना कई मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी लेकर जा रहा साथ में। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमले की तैयारियों के बीच एक और विमान वाहक पोत USS जॉर्ज बुश को मध्य पूर्व में तैनात कर दिया है। इस विमान वाहक पोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। इन नौसैनिक पोतों का संचालन US सेंट्रल कमांड करेगा, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों का नेतृत्व करता है। अमेरिका ने पहले ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को 2003 के इराक युद्ध के बाद के सबसे बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है। इससे ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों CBS न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार USS जॉर्ज बुश विमान वाहक पोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी है। जी हां, साथ ही साथ सवाल ये भी है कि ईरान की ताबूत वाली धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा बड़ा फैसला लिया, आपको बता दें। क्या अब भी ईरान में अपनी सेना को घुसाएगा अमेरिका? मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के युद्ध को शुरू हुए 4 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। क्या आने वाले कुछ समय में इसका समाधान होगा भी या नहीं, या पश्चिम एशिया के इलाके में और ज्यादा हमले और जान माल का नुकसान देखने को मिलेगा? क्या होगा? जी हां, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान पर संभावित रूप से जमीनी हमला करने के लिए मिडल ईस्ट में करीब 10,000 सैनिक भेजने की प्लानिंग कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ईरान ने अपने राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी। ईरान ने अखबार के फ्रंट पेज पर अमेरिकी सैनिकों की एक कैरियर में चढ़ने की तस्वीर के साथ लिखा कि नरक में आपका स्वागत है। जो अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखेगा वो सिर्फ ताबूतों में ही वापस लौटेगा। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या अमेरिका सच में ईरान पर जमीनी हमला करेगा? आपको बता दें
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पेरिस में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि मिडल ईस्ट में ये युद्ध में महीनों नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है। वहीं ईरान में जमीनी हमले के लिए सैनिक भेजने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी जमीनी सेना भेजे बिना भी ईरान में अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों की मौजूदगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कई ऑप्शंस देती है। वहीं अगर अभी की बात करें तो अमेरिका के जमीनी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने भी एक बहुत बड़ी और नई धमकी दे दी है। दोस्तों, कह दिया हमारी सेना भी पूरे तरीके से तैयार है। अगर तुम्हारी सेना यानी अमेरिकी सेना हमारे देश यानी ईरान में घुसी तो हम उनको आग में झोंक देंगे। जी हाँ, अमेरिकी सेना की ओर से ईरान में जमीनी ऑपरेशंस की संभावित आशंकाओं की खबर से ईरान काफी भड़क गया है। ईरान के इस सीनियर अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर अमेरिकी सेना ईरान में जमीनी हमले करेगी तो हम उन सभी को आग में झोंक देंगे। इसके अलावा तेहरान ने अपने राष्ट्रीय अखबार के फ्रंट पेज पर अमेरिकी सेना की फोटो के साथ धमकी लिखी है कि ईरान में जमीनी हमला करने आया हर अमेरिकी सैनिक ताबूत में ही वापस लौटेगा। जी हाँ, जैसा कि हमने कल आपको तेहरान टाइम्स वाली जानकारी बताई थी, लेकिन आज एक बार फिर ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। दोस्तों, उधर ईरान ने आयरिश डेना पर हुए हमले का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया और कह दिया अमेरिका से कि अगर तुम्हारे ये वॉरशिप्स हमारे नजदीक आए या हम पर हमला किया तो हम तुम्हारे अमेरिकी वॉरशिप्स को आग के हवाले करके पानी में डुबो देंगे, महासागर में डुबो देंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वार पलट वार का दौर फिलहाल जारी है। ना अमेरिका हार मानने को तैयार है, ना ही ईरान कहीं से कहीं तक झुकने को तैयार है। आखिर ये युद्ध किस मोड़ पर जाएगी, किस मुहाने ले जाएगी, अभी तक कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहा है दोस्तों कि क्या कब क्या होगा। अगर आप गेस कर पा रहे हो, प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये युद्ध किस ओर जाएगी? इसकी भविष्य कर पाना इतना आसान भी नहीं है, तो कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका से युद्ध के बीच इराक को धन्यवाद देने लगा ईरान के सुप्रीम लीडर मौजतबा। दोस्तों, सामने आया उनका मैसेज, बता दें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजतबा खामेनी का नया संदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। 28 फरवरी के हमले में अपने परिवार के साथ घायल हुए मौजतबा तभी से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। अमेरिका और इजराइल से जुड़े कई सूत्रों ने कई बार तो उन्हें मृत करार तक दे दिया था, लेकिन बार बार ये दावे खारिज होते रहे। अब नए खामेनी की तरफ से एक संदेश सामने आया है जिसमें उन्होंने इराक के नेतृत्व में वहां की जनता द्वारा ईरान को दिए जा रहे समर्थन की सराहना की है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक बगदाद में मौजूद राजदूत मोहम्मद काजिम अल सादेक ने इराक के इस्लामिक काउंसिल के प्रमुख को यह संदेश दिया। राजदूत ने खामेनी की ओर से इराक के साहसी और स्पष्ट रुख की सराहना की, साथ ही उसके धार्मिक नेतृत्व द्वारा अपनाई गई ईमानदार रुख की भी तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इस संदेश में इराक की जनता द्वारा ईरान के समर्थन में दिखाई गई एकजुटता का जिक्र किया गया। इसके अलावा ईरान के समर्थन में चलाए गए सहायता अभियान के लिए सभी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे ईरान के लोगों के मन में इराक के प्रति गहरा जुड़ाव हुआ है। बता दें कि ये संदेश ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल लगातार तेहरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। ईरान के बड़े बड़े उद्योगों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, मौजूदा ने फिलहाल संदेश तो अवश्य जारी कर दिया, लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखाई। दोस्तों, आखिर वो दुनिया के सामने आने में डर क्यों रहे हैं? क्या वो अमेरिका इजराइल के हमले से अटैक से डर रहे हैं या अपनी लोकेशन किसी को बताना नहीं चाहते, वरना अमेरिका या इजराइल डायरेक्ट उनको जान से मार डालेगा। इजराइल ने बहुत पहले ही कसम खा ली थी कि मौजूदा सत्ता संभाले या ना संभाले, लेकिन वो इजरायली हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, यानी कि उनको तो जान से मारेगा ही मारेगा इजराइल दोस्तों। लेकिन वही आपको बताते हैं, मार्च की शुरुआत में जब मौजूदा को आनन फानन में ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था, तब से लेकर आज तक सिर्फ उनके नाम से लिखे हुए कागज के टुकड़े ही बाहर आ रहे हैं। इससे पहले भी उनके नाम से कई लिखित संदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें सेना का हौसला बढ़ाने और इजराइल अमेरिका को बर्बाद करने की बातें लिखी थी, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनका चेहरा एक बार फिर सामने नहीं दिखाया गया। दोस्तों, उधर आपको बता दें ईरान जंग रुकवाने में चौधरी बनने को बेताब है पाकिस्तान, क्या असर दिखाएगा 4 देशों का भाईचारा? बता दे मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच इस्लामाबाद में रविवार को एक अहम कूटनीतिक बैठक हुई। इसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरबिया के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा की। दोस्तों, यह बैठक ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष दूसरे महीने में भी प्रवेश कर चुका है। बैठक से पहले चारों नेताओं ने एक साथ समूह फोटो भी
खिंचवाई है बैठक में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती, तुर्की के हाकान फिदान और सऊदी अरबिया के फैजल बिन फरहान ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्सपर्ट मीटिंग की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि मुझे अपने प्यारे भाइयों सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों का इस्लामाबाद में स्वागत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए मैं उनका आभारी हूँ। हमारी बातचीत के दूसरे दौर के लिए हमारे भाईचारे के संबंधों के दिखाता है। हमारी स्पष्ट और रचनात्मक चर्चाएं बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों और शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। साथ ही हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करने और सहयोग को और अधिक गहरा बनाने पर भी बल दे रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, जहां एक तरफ बिचौलिया बनने पर पूरी खुशी जता रहा है पाकिस्तान, बिचौलिया बनने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन वहीं पाकिस्तान में एलपीजी और डीजल पेट्रोल की किल्लत होती दिखाई दे रही है। अब पड़ी एक और तगड़ी मार, शहबाज के देश में दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी। जी हाँ, मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर पड़ रहा है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब दवाओं के दाम में भी भारी इजाफा किया गया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रावलपिंडी में फार्मास्यूटिकल हब यानी दवाओं के प्रमुख केंद्र बोहर बाजार में दवाओं की कीमतों में 50% से लेकर 500% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार बाजार में इंसुलिन इंजेक्शन डिवाइस की कीमत 2200 पाकिस्तान में रुपए से बढ़कर 4720 रुपए हो गई है। इसका असर गरीब तबके पर पड़ रहा है जो महंगी दवाओं को खरीदने में असमर्थ दिख रहा है। रविवार की इस रिपोर्ट में कहा गया कि विटामिन बी सप्लीमेंट्स की कीमत 500 से बढ़कर 600 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। एलपीजी कीमतों की बात करें तो पश्चिम एशिया में चल रही जंग के चलते पाकिस्तान में एलपीजी की औसत कीमत 11.67 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 3150 से 3968 से बढ़कर 3900 से 5135 रुपए हो चुकी है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी पीबीएस की ओर से 26 मार्च को जारी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स यानी एसपीआई के आंकड़ों के हवाला देते हुए पाकिस्तान के एक और जाने माने अखबार डॉन ने बताया कि कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पंजाब प्रांत के शहरों में दर्ज की गई है। उधर आपको बता दो, ईरान जंग के बीच भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, 94,000 मीट्रिक टन वाले 2 एलपीजी टैंकर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कर लिया पार। भारतीय नौसेना भी है तैनात। जी हाँ, 94,000 मीट्रिक टन के 2 एलपीजी वाहक जहाज BW टायर और BW एल्म सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। BW टायर मुंबई की ओर बढ़ रहा है और इसके 31 मार्च 2026 को पहुंचने की उम्मीद है, जबकि BW एल्म न्यू मैंगलोर की ओर जा रहा है और इसके 1 अप्रैल 2026 को पहुंचने का अनुमान है। सुरक्षा में भारतीय नौसेना की टीम भी पूरे तरीके से तैनात है। इससे पहले 27 मार्च को भी भारतीय झंडे वाले जगवसंत नाम का एलपीजी टैंकर कांडला पोर्ट पहुंचा था। ये हॉर्मुज के रास्ते पहुंचा था। इस जहाज में 42,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी गैस लोड थी। जी हाँ दोस्तों, भारत में इस समय लोग एलपीजी को लेकर काफी अनिश्चितता में हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद भरोसा दिया है कि गैस का कोई संकट नहीं है, सभी के पास एलपीजी सिलेंडर पहुंच जाएगा। दोस्तों, जब ये जहाज वहां से निकला तो वहां पर भारत का तिरंगा फहराया गया और भारत माता की जय जय के नारे लगाए भारतीयों ने। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, भारत अपनी पूर्ति तो कर ही रहा है, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान भारी किल्लत की मार रो रहा है दोस्तों। लेकिन वहीं भारत अपने आप की पूर्ति तो छोड़िए दोस्तों, वो तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ईरान जंग में संकट मोचक भी बना हुआ है दोस्तों। श्रीलंका को 38,000 टन पेट्रोलियम राजपक्षे ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बड़ी धन्यवाद दे दिया। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से तेल की सप्लाई और शिपिंग को प्रभावित कर दिया है, ऐसे में दोस्तों भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद करने के लिए 38,000 टन पेट्रोलियम भेजकर बड़ा रणनीतिक कदम उठा लिया है। ये मदद सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि रणनीतिक भी मानी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पर बढ़ते तनाव के कारण तेल की सप्लाई खतरे में है, जिससे छोटे देशों पर ज्यादा असर पड़ रहा है। ये कदम नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत की मोदी सरकार के द्वारा उठाया गया है दोस्तों, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों की मदद करना है। श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत ने मुश्किल समय में हमेशा श्रीलंका का साथ दिया है और इस बार भी दिया है। हम तहे दिल से भारत का शुक्रिया अदा करते
करते हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, हालांकि क्रूड ऑयल को लेकर भारत के पास बिल्कुल भी कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर संकट है तो वो है एलपीजी सिलेंडर्स की, जो कि पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन लोगों में ऐसा एक खलबली सा मच चुका है जिसकी वजह से लोग अब सिलेंडर की भी चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों लगातार ऐसी जानकारियां सामने आ रही है जिसकी वजह से हाइप क्रिएट हो गया है कि एलपीजी की महामारी है भारत के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच भारत की मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अब राशन वाला केरोसिन जो है वो पेट्रोल पंप पर भी मिला करेगा। जी हाँ, एलपीजी संकट के बीच पेट्रोल पंप से केरोसिन बेचने की मिल गई इजाजत। सरकार ने नियमों में दे दी बहुत बड़ी ढील। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में चल रहे जंग की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति पर भारी असर के बीच दोस्तों भारत की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अब घरों तक केरोसिन यानी मिट्टी का तेल की आपूर्ति करने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील दे दी है। वैश्विक संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों की वजह से ऊर्जा सप्लाई पर तगड़ा असर पड़ा है। दरअसल केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोले तो पीडीएस के तहत केरोसिन की उपलब्धता और वितरण को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ नियमों में अस्थायी छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को खाना पकाने और प्रकाश के लिए केरोसिन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जी हाँ दोस्तों, चयनित जिलों में अधिकतम 2 सरकारी तेल विपणन कंपनियों यानी PSUOMCs के सर्विस स्टेशनों को 5000 लीटर तक केरोसिन भंडारण की अनुमति दे दी गई है। वहीं केरोसिन वितरण के लिए एजेंटों और डीलरों को फॉर्म 18 के तहत अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर्म 19 के तहत लाइसेंस प्राप्त टैंक वाहनों को भी केरोसिन वितरण के लिए अतिरिक्त लाइसेंस से छूट दे दी गई है। ये छूट केवल खाना पकाने और प्रकाश के उद्देश्य से केरोसिन वितरण पर लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि एलपीजी को लेकर लोगों में बवाल मचा हुआ है, और इस वजह से जिस प्रकार से लोग जमाखोरी कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा सिलेंडर लेकर के अपने घरों में जमाखोरी कर रहे हैं, ऐसे में गरीब लोगों तक ऊर्जा का साधन नहीं पहुंच पा रहा है, वो खाना कैसे बनाएगा। इस वजह से केरोसिन को लेकर के भारत की मोदी सरकार ने यह इजाजत दी है। दोस्तों क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद जय भारत। और जाते जाते जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर अवश्य कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलता अगली बड़ी खबर में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।